बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से मैं इस पे लेक्चर्स बनाऊंगा। वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके पार्ट्स बनाएंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को, चाहे वो फर्स्ट ईयर से हैं या सेकंड ईयर से हैं, ये सजेस्ट करूंगा कि इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूंगा कि इस रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारे के सारे मैं एक एक करके डिस्कस करूं। तो आज हम इसके बिल्कुल बेसिक्स पे बात करने जा रहे हैं। इस बेसिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है ये कैसे डेवलप हुआ, पहली बात। और ये रेजोनेंस का फायदा क्या है, फिर रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है और रेजोनेंस के टाइप्स कितने हैं। तो इन तमाम बातों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजोनेंस का कंसेप्ट किस तरह इंट्रोड्यूस किया या इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं कहूं तो द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस was introduced by Linnaeus Pauling in 1928। ठीक है, मतलब रेजोनेंस का कंसेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? लिनियस पाउलिंग ने। कब किया था? इन 1928। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि रेजोनेंस होता क्या है, मैं पहले इसको डिफाइन करूंगा, फिर इसकी तरफ हम आएंगे। तो रेजोनेंस आपके पास बेसिकली, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, बेसिकली आपके पास शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर आपके पास लोन पेयर, या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कह सकते हैं आप, फ्रॉम वन प्लेस या वन पोजीशन टू अनदर विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस आपके पास कुछ नहीं है, सिंपल सी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को शिफ्ट होते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से आपके ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस का नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस का। खैर, डिफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसी डिफिनेशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेजोनेंस का कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ। रेजोनेंस का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, मतलब हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं, how the concept of resonance was developed। ठीक है ना, how the concept of resonance is developed। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ।
हाउ द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज डेवलप्ड। अब इसके लिए आप लोग एक बात याद रखना, जनरली जब हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो तो उस स्ट्रक्चर को देखकर हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और अगर इसी तरह से अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता है मॉलिक्यूल का, या अगर हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर का पता है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, और अगर हमें प्रॉपर्टीज पता हो तो हम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आएंगे जो उस मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे पास जो लीवेज स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज बताने में, तो वहीं से आपके पास क्या स्टार्ट हो जाता है, रेजोनेंस का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास है बेंजीन, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये आ गया आपके पास बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लोग देखें तो C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। हेक्सागोनल रिंग है ये आपके पास प्लेनर, ये आपके पास डबल बॉन्ड है और फिर सिंगल बॉन्ड है। मतलब अगर हम सिंपल बोले तो आपके पास बेंजीन के अंदर क्या है, अल्टरनेट, ठीक है ना, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या नजर आता है, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये, मतलब आपके पास 3 जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर इसी तरह से ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम बोलेंगे 3 आपके पास कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। और एक आपके पास 3 आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर से हमने देखा और हमने ये देखा कि 3 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब आपको पता है कि आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर हम इन 2 कार्बन के दरमियान में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इसी तरह से कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। मैं सिर्फ इन 2 कार्बन की बात कर रहा हूं। तो कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब 2 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब 1 बॉन्ड। तो इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड है और 3 आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर है। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड डबल होता है या ट्रिपल होता है तो मल्टीपल बॉन्ड लेंथ में शॉर्टर होता है, ठीक है ना। मतलब अब अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर और जो आपके पास लेंथ है, मतलब बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा हो तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो अब चूंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। और जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, याद रखना वो वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गर बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस सिंगल बॉन्ड को हम देखते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन हमें ये बता रहा है। तो जो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा होता है वो वाला बॉन्ड वीक होता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर इस तरह से देता हूं कि अगर आपके पास एक बड़ी पेंसिल है, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उस पेंसिल को तोड़कर हम बिल्कुल छोटा सा पार्ट बना लें उसका, छोटा सा, उसको तोड़ना फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है तो इसको तोड़ना मुश्किल है, मींस ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है।
तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या है आपके पास, वीक है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि इस बेंजीन के अंदर आपके पास 3 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है। इसी तरह से आपके पास 3 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है जो कि आपके पास वीक है। अब जब देखा गया ये जो आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना था आपके पास, ये आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास 1.34 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है ना, मतलब हम ये चूंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और यही कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर हम अल्कीन के अंदर देखते हैं, ठीक है ना, अल्कीन का कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ऑलरेडी हमें पता है अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो अगर बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड है तो फिर जाहिर बात है 1.34 इसका भी बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। तो हमने इसकी रिस्पेक्ट में इसको बॉन्ड लेंथ असाइन कर दिया। इसी तरह से अगर आप लोग कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगा, अब हमें ये भी पता है कि अल्केन के अंदर आपके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमें पता है कितना है, वो है आपके पास 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो जो बॉन्ड लेंथ आप बेंजीन है ना वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, फिर यही होना चाहिए जो अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड का है। इस स्ट्रक्चर को देखकर हमने ये प्रेडिक्ट किया कि 3 आपके पास डबल बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्गर होंगे, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसी तरह से सिंगल बॉन्ड आपके पास वीक होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाया, और फिर अब हमें ये पता होना चाहिए कि जहां पर आपके पास अनसैचुरेशन होती है, जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, वो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता है, वो रिएक्ट करता होता है बनिस्बत उसके कंपैरिजन में जो कि आपके पास जिसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। जैसे अल्केन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखते हैं तो ये भी आपके पास पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए इसे। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया ये किसके थ्रू किया, मैंने इस बेंजीन की स्ट्रक्चर को देख के मैंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बता दी कुछ। तो मैंने कहा बेंजीन जो है इसकी एडिशन, अब जहां पर आपके पास जाहिर बात है डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी एडिशन पॉसिबल होती है, एडिशन रिएक्शन होना जरूरी है यहां पर। लेकिन ये जितने भी बातें मैंने की हैं ये सारे के सारे थ्योरेटिकल बातें हैं। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो थ्योरेटिकल बातें इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, अब क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ देता है, उससे एग्री करता है या नहीं करता। अगर ये वाली प्रॉपर्टीज जो इस स्ट्रक्चर से देखकर मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है तो इट्स मीन ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने स्ट्रक्चर को देखकर बताया है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच ना करे हमारे, तो इट्स मीन ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जब ये वाला रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर किस कंसेप्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी की तरफ हम जाएंगे और उसी को हम क्या नाम देते होते हैं, रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को भी कुछ देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इसके क्या थे। ये तो आपके पास आ गई थ्योरेटिकल बातें, तो ये बातें जरा ध्यान में रखिएगा, मैं इधर ही लिख देता हूं एक्सपेरिमेंटल आपके पास क्या क्या बातें। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो आपके पास बेंजीन के अंदर नो डबल बॉन्ड और इसी तरह से बेंजीन के अंदर नो सिंगल बॉन्ड। भाई हमें यहां पर स्ट्रक्चर देख के तो लगता है कि 3 डबल बॉन्ड है 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया इधर ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ना तो आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड है। जब बॉन्ड ऑर्डर चेक किया तो ना बॉन्ड ऑर्डर 2 था ना बॉन्ड ऑर्डर 1 था। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन के अंदर ना तो डबल बॉन्ड है, एक्सपेरिमेंट बताता है, ना तो सिंगल बॉन्ड है। तो फिर जब देखा गया यहां पर आपके पास क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड था। ठीक है, डी भी लिखता हूं, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और चूंकि यहां पर ऑर्डर 2 और 1 आ रहा है डबल और सिंगल की रिस्पेक्ट में,
जब इधर देखा गया तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास किसके बराबर आया 1.5, ठीक है ना। तो बॉन्ड 1.5 का मतलब बॉन्ड जो है वो आपके पास फ्रैक्शनल में आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास बेंजीन के अंदर वाले जो बॉन्ड्स हैं ये ना तो सिंगल हैं ना तो डबल हैं, बल्कि इनके दरमियान में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखने वाले हैं, मतलब ये इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसी तरह से जब इसका बॉन्ड लेंथ देखा गया तो बॉन्ड लेंथ आपके पास एक्सपेरिमेंटली क्या आया 1.39 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो अब अगर आप लोग देखें ये जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेरिमेंटली ये ना तो इसके साथ मैच कर रहा है ना तो इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब इनके दरमियान में ही आपके पास कोई वैल्यू है। तो जब आपके पास बॉन्ड लेंथ इनके दरमियान में है तो न ये डबल बॉन्ड जैसा स्ट्रांग होगा और न ही आपके पास सिंगल बॉन्ड जैसा वीक होगा, बल्कि आपके पास डबल बॉन्ड से वीक है लेकिन सिंगल बॉन्ड से क्या है आपके पास स्ट्रांग। तो आपके पास एक्सपेरिमेंट। और तीसरी बात मैंने कहा कि इसके अंदर अनसैचुरेशन नजर आती है स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो फिर इसको हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन बेंजीन को देखा तो आपके पास क्या था ये, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ये स्टेबल था, ठीक है। इसको मैं सिंपली अगर इस तरह बोल दूं कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में स्टेबल था। अब वो कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, अब देखा गया कि जैसे अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर है Br2, ठीक है ना, मतलब ब्रोमीन वाटर जिसको हम बोलते हैं Br2, जब हम अल्कीन का रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो ब्रोमीन वाटर आपके पास रेड कलर का होता है, ठीक है ना। जब हम अल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ये जो ब्रोमीन वाटर का रेड कलर है ये डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से इसका रिएक्शन अल्काइन के साथ हम करते हैं ब्रोमीन वाटर का तो भी इसका रेड कलर डिसअपीयर हो जाता है, मतलब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए इस ब्रोमीन टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका रेड कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो चूंकि यहां पर भी हमें डबल बॉन्ड नजर आते हैं, अगर सेम इसी तरह से जैसे हमने इस Br2 के साथ इसका रिएक्शन किया है, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करें तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक इसका कलर डिसअपीयर होना चाहिए था, लेकिन देखा बेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बेंजीन ने इसके साथ रिएक्ट ही नहीं किया। तो जब जो चीज रिएक्ट नहीं करता है इसका मतलब इसके अंदर एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा फिर स्टेबल होगा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अनस्टेबल हो, लेकिन ये आपके पास क्या है स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने इस मॉलिक्यूल के लिए प्रोपोज किया है, इट इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। फिर ये आपके पास रियल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रियल स्ट्रक्चर। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि बेंजीन की प्रॉपर्टीज ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जब एक चीज उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता तो कैसे हम इसको रियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या डेवलप हुआ था, रेजोनेंस का कंसेप्ट डेवलप। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिंगल लीव स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की फुल प्रॉपर्टीज को, तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना करे, तो उसके लिए आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और वो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, उनकी कॉम्बिनेशन से हम एक न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, और वही आपके पास क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये स्ट्रक्चर बनेंगे बाय मोमेंट, बाय शिफ्टिंग, बाय डिस्प्लेसमेंट, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो देखते हैं अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये थ्योरेटिकल वैल्यूज एक्सपेरिमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। इसका मतलब ये सिंगल लीव स्ट्रक्चर फेल हो गया है बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। तो यहां से हमें किसकी जरूरत पेश आई थी, रेजोनेंस की जरूरत। तो अब हम एक दो एग्जांपल और लेकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे किया जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। फिर इसकी कंडीशन पे बात करेंगे और फिर टाइप्स की बात करेंगे। उसके बाद ये पार्ट 1 को खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। तो ये तो हमने बात की कि भाई ये रेजोनेंस कैसे डेवलप हुआ, रेजोनेंस का कंसेप्ट कैसे अराइज हुआ, ठीक है ना, रेजोनेंस का कंसेप्ट कैसे अराइज हुआ। अच्छा, इसी तरह से अब हम बेंजीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या कार्बोनेट आयन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं CO3 - 2 का, ठीक है, जिसको हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं।
अब अगर कार्बोनेट आयन को देखें तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये लिव स्ट्रक्चर है। इसके लिए डार्ट शार्ट के मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख दिया है, अगर लोन पेयर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, बिल्कुल वही बातें हैं जो अभी हमने बेंजीन में की थी। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो दो सिंगल बॉन्ड है, इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए और ये दो बॉन्ड आपके पास वीक होने चाहिए। जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये शॉर्ट रहे, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बॉन्ड ऑर्डर इसका 2R है। ये जो बातें मैंने की है ये स्ट्रक्चर को देख के की गई, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो आपके पास ये और ये वाले बॉन्ड जो हमें डिफरेंट नजर आते हैं इस स्ट्रक्चर को देखकर, ये तमाम के तमाम क्या थे, सेम थे, इक्विवेलेंट थे, इनमें कोई फर्क नहीं था। मतलब ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इनमें कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं, इनकी सबकी जो है वो आपके पास स्ट्रेंथ इक्वल है, सबकी आपके पास बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड है ये आपके पास, इसमें कोई फर्क नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यही स्ट्रक्चर भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाता पूरी, तो ये भी आपके पास रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जब ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है तो रेजोनेंस कांसेप्ट क्या कहता है, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। अब दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरफ से हेड लगाकर, इसको रेजोनेंस एरो बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस एरो होता है। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे तो बीच में ये वाला एरो लगाएंगे, ठीक है। अब याद रखना कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस पे अलग लेक्चर में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए, आसानी के लिए मैं बताऊं कि इसका बेसिक स्केलेटन चेंज नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड तो अपनी जगह रहेंगे, यही मैं लिख लेता हूं बेसिक स्केलेटन इसका क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक स्केलेटन मैंने उसी तरह से लिख दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिक स्केलेटन तो वही है, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपके पास यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आपको नजर आता है ये आपके पास इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो डबल एरो का मतलब होता है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा। जब यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो इस वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास किधर हो जाएंगे, इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज आपके पास यहां पर शिफ्ट होगा और इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज उसी तरह से रहेगा। अब अगर फिर हम देखें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर 2 बन गया हमारे पास, और स्ट्रक्चर 2 में भी अगर आप लोग देखें तो एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इससे। अब की बार अगर इस तरह से हो जाए कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यू स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेसिक स्केलेटन आप लोग उसी तरह से बनाओगे, कार्बन ऑक्सीजन 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 3, ठीक है, वो तो मैंने लिख दी। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज था, वो तो इधर आके इसने डबल बॉन्ड बना लिया, क्या कर लिया इसने, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज आपके पास यहां पर शिफ्ट हो गया और यहां पर उसी तरह से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर 3। क्या बन गया आपके पास, स्ट्रक्चर 3 बन गया। तो अगर आप लोग देखें तो यहां इन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इन स्ट्रक्चर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आपके पास यहां था, मतलब पाई बॉन्ड की पोजीशन आपके पास इधर थी। फिर हमने देखा ये पाई बॉन्ड आपके पास यहां शिफ्ट हो गया, फिर हमने देखा ये पाई बॉन्ड आपके पास यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। इस पूरे फिनोमेना में आपको क्या नजर आया, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ, फिर आपके पास यहां से यहां शिफ्ट हुआ, इधर आपको नजर आता है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं। तो क्या होगा इससे, कुछ प्रॉपर्टीज ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में ये कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेगा, और कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेगा। इस वजह से these structures are called contributing structure। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, कंट्रीब्यूटिंग
स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या होता है, या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ये तीनों आपके पास, इनको क्या कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आपके पास क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है कि ना तो ये वाला स्ट्रक्चर फुली प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, ना तो ये वाला स्ट्रक्चर फुल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, और न ही ये वाला स्ट्रक्चर फुल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर सके, तो वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब ही हुआ कि ये तमाम के तमाम जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्या होते हैं, नॉट रियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी है, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग ये बोलेंगे बिकॉज दीज स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। मैं यहां पर लिख लेता हूं, बिकॉज these structure cannot explain all properties of molecule, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रियल स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो भाई फिर रियल स्ट्रक्चर किधर से लाए, क्या होगा रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन से बनाते होते हैं। रियल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते होते हैं, इसको 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 कंबाइन करके बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इसकी इन्वॉल्व होंगी, कुछ इसकी, कुछ इसकी, तो मिलकर वो सारी प्रॉपर्टीज एक मॉलिक्यूल के अंदर जमा हो जाएंगी। जो तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, और वही आपके पास क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर होगा। तो रियल स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा जाता है, ये मैं लिख रहा हूं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो बेसिक स्केलेटन तो सब में सेम होगा, ठीक है ना। बेसिक स्केलेटन आपके पास क्या होगा, सब में सेम होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिक स्केलेटन तो इसमें भी सेम है, लेकिन अगर आप लोग देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डबल बॉन्ड यहां पर नहीं था, इस जगह पर था ना, और थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये वाला यहां पर शिफ्ट हो गया, जिसका मतलब कभी ये डबल बॉन्ड इधर भी था, ठीक है ना, ये वाला। और फिर इसके बाद हमने देखा कि तीसरे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड कहीं कभी यहां पर भी था, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसकी पोजीशन फिक्स तो नहीं थी, बल्कि पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो चुका है एक जगह से दूसरी जगह पर विद इन द मॉलिक्यूल। इसलिए जो रेजोनेंस है ये आपके पास क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है ना। डीलोकलाइजेशन मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है। तो ये जो हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना, ये पार्शियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ना तो ये आपके पास फुली सिंगल है, ना तो फुली डबल बॉन्ड है, बल्कि डबल और सिंगल के इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखने वाला बॉन्ड। तो पहले केस में देखें आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां था, फिर यहां पर भी है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, और टोटल स्ट्रक्चर आपके पास कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं टोटल 3 स्ट्रक्चर हैं, और हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 का चार्ज है, तो -2/3 लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, -2/3, इसी तरह से क्या है, -2/3, मतलब 3 स्ट्रक्चर और हर स्ट्रक्चर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेट करते रहते हैं। तो ये वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसको बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। भाई अब ये रियल स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल।
क्योंकि ये क्या करता है, मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, जबकि ये वाले स्ट्रक्चर ये फुल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता, कुछ कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते थे। तो हमने तीनों को कंबाइन किया और इनकी कॉम्बिनेशन से एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने रेजोनेंस हाइब्रिड कहा और इसी को हमने रियल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। इस वजह से इसको हम कार्बोनेट आयन की तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रियल स्ट्रक्चर। अगर डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो मैंने क्या लिखा था, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर। आगे एग्जांपल देखेंगे लोन पेयर की रिलेटेड, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इधर था इधर चला गया, ठीक है ना, किसमें, विद इन द मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल के अंदर। इस वजह से मैंने इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना कहा। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास हाइब्रिड बनता है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है और इसी को हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। जबकि ये वाले क्या होते हैं, आपके पास इमेजिनरी होते हैं या हाइपोथेटिकल होते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही था आपके पास रेजोनेंस का कंसेप्ट, जो आपके पास जब लीवेज स्ट्रक्चर फेल हो गया मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, उसके बाद आपके पास कौन सा कंसेप्ट आ गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट आ गया। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, सर क्या ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी हर केस में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा, या सारे बराबर की कंट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब मैंने अभी ये कहा कि कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा। अब क्या ये ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा, ये कम करेगा, या ये ज्यादा करेगा, इसका हमें कैसे पता होगा? याद रखना, इस केस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखेंगे। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द कंट्रीब्यूटिंग, मोर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन। जब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, रियल स्ट्रक्चर में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इस केस में तो ये तीनों आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो हम आगे ऐसे एग्जांपल देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पे अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो याद रखना, हर केस में इनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग, वही आपके पास रियल स्ट्रक्चर में क्या करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने बात की रेजोनेंस की कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि रेजोनेंस का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ था। अब बात ये है, सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं कि सर क्या हर मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है? क्या हर मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है? तो हरगिज नहीं, हर मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो उसके अंदर रेजोनेंस होगा, और अगर वो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। नंबर 1, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो, याद रखना। आपके पास पहली बात तो ये है कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, वो ऑर्बिटल्स जो आपके पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या होनी चाहिए, ये आपस में पैरेलल, ठीक है। ये ऑर्बिटल आपके पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, या लोन पेयर होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और ये किस, और तीसरी अगर बात मैं करूं तो आपके पास जो सिस्टम है, ये क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। हमारे पास जिस सिस्टम में रेजोनेंस होता है, वो आपके पास क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेशन से क्या मुराद है कि आपके पास, इसको हम बोलते हैं, मतलब अल्टरनेट बोलते हैं। मैं इसको समझाता हूं, अल्टरनेट। अब क्या चीज अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मैं यहां से इस बात को स्टार्ट करता हूं, हम फिर
इन बातों को बीच में इंक्लूड कर लेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? कंजुगेशन आपके पास अल्टरनेट पोजीशन को कहा जाता है। अब नंबर 1, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई। ठीक है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो यहां पर आपके पास क्या होगा? कंजुगेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल ली थी आपके पास किसकी? बेंजीन की। तो बेंजीन में आप लोगों ने देखा था, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप और से देखें तो क्या है? पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो देखें पाई सिग्मा पाई, तो इसका मतलब यहां पर कंजुगेशन है। इसकी एग्जांपल और भी हो सकती है 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन, ये और आपके पास ये डबल बॉन्ड और आपके पास डबल बॉन्ड। देखते हैं आपके पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब यहां पर भी आपके पास क्या है? कंजुगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो ये कंडीशन मस्ट है आपके पास रेजोनेंस के लिए कि आपके पास पाई सिग्मा पाई क्या हो? कंजुगेशन। और दूसरी बात मैंने यहां पर की थी कि इसके ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। तो अगर पैरेलल की बात करते हैं तो ये होगा आपके पास, देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहां पर क्या है? इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, एक ऑर्बिटल इसका क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड आपके पास क्या होगा? दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। इसको मैं अगर थोड़ा सा ठीक करके लिखूं इस तरह से, ठीक है, यहां पर भी डबल बॉन्ड था तो मैंने यहां पर अनपेयर लिखी। अब देखो ये वाला इसके साथ क्या है? पैरेलल है, तो ओवरलैप कर सकता है। फिर ये दो आपस में पैरेलल है तो ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, अब ये पैरेलल तो नहीं है, तो फिर इनकी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ओवरलैपिंग के लिए इनका पैरेलल होना जरूरी है। अब इसी तरह से अगर इन दोनों को चेक करें तो क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल नहीं है? तो ये ऑर्बिटल भी आपके पास पैरेलल है। तो इसका मतलब यहां पर इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड है इस रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ठीक है ना, इस रीजन के अंदर क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, सिस्टम कंजुगेटेड होना चाहिए। तो कंजुगेटेड में आपके पास ऑलरेडी यहां पर क्या है? पैरेलल भी मौजूद है। तो इसका मतलब इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर नंबर 2 आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास क्या है? CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं पाई बॉन्ड है यहां पर, ठीक है ना, फिर यहां पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है और फिर यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर भी कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर मैं मिटा दूं, ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको, अच्छा, इसी तरह से आपके पास नंबर 3 बात करते हैं। आपके पास क्या हो? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो। मतलब आपके पास पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, ये वाला केस हो। अब ये वाला केस आपके पास कौन सा होगा? CH2, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके पास CH2 माइनस, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल है। इसी तरह से नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होना चाहिए। तो इस केस में मतलब पाई सिग्मा और लोन पेयर। ठीक है ना, तो क्या होगा आपके पास? इसकी एग्जांपल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके पास क्या है? NH2। तो इस केस में भी आपके पास क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर भी क्या है? कंजुगेशन है। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और आपके पास लोन पेयर है। कंजुगेशन को मतलब मैंने कहा था कि अल्टरनेट पोजीशन पर होनी चाहिए ये तमाम चीजें। इसी तरह से नंबर 5 की हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और आपके पास क्या होता है? फ्री रेडिकल। ठीक है ना, तो इसकी एग्जांपल भी अगर आप लोग देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके पास क्या है? ठीक है ना, और आपके पास CH2 ये रेडिकल आ गया। तो
इसके अंदर भी क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब अगर ये वाली कंडीशन हो पाई सिग्मा और आपके पास क्या हो, फ्री रेडिकल हो, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, आपके पास रेजोनेंस हो सकता है। एक और केस भी है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो और फिर आपके पास क्या हो, लोन पेयर हो, इस केस में भी आपके पास रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, 6 कंडीशन है जिस केस में आपके पास क्या होता है, उन मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है, उन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो अब अगर मैं टाइप्स के ऊपर बात करूंगा तो आई थिंक ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं आज इस कंडीशंस के साथ इसको खत्म कर देता हूं और इन स्ट्रक्चर को हम 1-2 ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होता है। बाकी हम टाइप्स को फिर अलग वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड करा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि भाई इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। अब किन किन के अंदर हो सकता है, हम जरा एग्जांपल्स देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और आपके पास क्या है, CH डबल बॉन्ड और ये आपके पास आ गया CH2। ठीक है, अभी जो हमने डबल बॉन्ड मतलब कंडीशन कौन सा बन रहा है, सबसे पहले क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आप लोग कंडीशन चेक करेंगे। अभी हमने कहा था कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपके पास एक कंडीशन ये था कि पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर आपके पास पाई बॉन्ड, ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल। ठीक है ना। तो देखें यहां पर पाई बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पर फिर पाई बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, रेजोनेंस। फिर इसी तरह से हमने बात की थी, आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH और आपके पास क्या है, CH2 नेगेटिव। तो क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो चेक कर लें। हमने कहा था सेकंड कंडीशन कि पाई सिग्मा और आपके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज, इस केस में पॉसिबल है। तो क्या होगा, यहां पर पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अगर ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, जिन जिन मॉलिक्यूल के अंदर ये कंडीशंस पाई जाती हैं, उन्हीं के अंदर रेजोनेंस होगा, उन्हीं के अंदर क्या होगा, रेजोनेंस। अब मैं आखिरी बात करके इसको खत्म कर देता हूं। बाकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, इनकी बहुत सारी एग्जांपल लेकर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोई भी चीज नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रेजोनेंस का फायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है रेजोनेंस का। ठीक है ना। सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो अभी मैं बात करता हूं, स्टेबिलिटी। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आखिरकार इतनी बड़ी कहानी हम करते हैं, इसका फायदा क्या है, रेजोनेंस का क्या फायदा है। तो रेजोनेंस का फायदा क्या है, रेजोनेंस के थ्रू मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अब मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है, इसको मैं अक्सर ऐसे समझाता हूं कि मान ले आपके पास 4 बंदे हैं और 40 kg का वजन है। अब उस 4 बंदे के उनमें से एक बंदे के ऊपर 40 kg का वजन जो है वो लादा जाता है। अब क्या करेगा, वो एक बंदा उस वेट को उठाना उसके लिए ऑल द टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो रिलैक्स फील नहीं करेगा, वो अनस्टेबल फील करेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि उस 40 kg वेट को हम चारों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है ना, इस तरह करें कि थोड़े टाइम के लिए एक पकड़ लें, थोड़े टाइम के लिए दूसरा, फिर थोड़े टाइम के लिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह बार बार करते करते ये वेट एक दूसरे को शिफ्ट करते रहे, तो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए सबको क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी क्या करेंगे, वो फील करेंगे। तो सेम इसी तरह से जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए एक बोझ जैसा है। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑल द टाइम उसी एटम के ऊपर रहे उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो बड़ा अनस्टेबल फील करेगा। तो उससे फिर वो क्या करेगा, दूसरे को शिफ्ट कर देगा, फिर तीसरे, इस तरह शिफ्टिंग होती रहेगी, तो मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हमसे अगर कोई ये पूछे कि भाई रेजोनेंस का फायदा क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि रेजोनेंस के थ्रू मॉलिक्यूल के अंदर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो मैं तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना और हर एक पार्ट को देखना। इंशाल्लाह रेजोनेंस के अंदर जो भी चीज है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं आज इसको खत्म कर देता हूं यहीं पर, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो पार्ट्स के अंदर हम इसको बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।